ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। ठीक है, इससे पहले अभी तक हमने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा जो था विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है ना, विदाउट एडजस्टमेंट में हमें क्या करना था, जो जो चीजें अभी तक हमें ट्रायल बैलेंस में मौजूद थी वो चीजें हम इधर डाल देते थे। हम क्या करते थे फाइनल अकाउंट्स के पहले चैप्टर में, हमने क्या किया जो विदाउट एडजस्टमेंट था, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले जो आपको डेबिट साइड में दिखता था ट्रायल बैलेंस में, वो आपने इधर डाल दिया प्लस डेबिट। डेबिट को आपने एक्सपेंस तरफ डाल दिया। डेबिट को आप दो जगह डाल सकते हो, पहला है एक्सपेंस साइड जो है P&L का एक्सपेंस साइड जो है डेबिट साइड। दूसरा आप इधर से अगर वो रिजेक्ट होगा तो आप कहाँ डाल देंगे, एसेट्स में डाल देंगे, अपनी बैलेंस शीट में। ठीक है, मैं इसके ऊपर हेडिंग डाल रहा हूँ, बैलेंस शीट फॉर ईयर एंडेड 2012। ठीक है, उधर से कुछ भी रिजेक्ट होगा आपका वो इधर आ जाएगा। चलिए, क्रेडिट बैलेंस कहा जा सकते हैं जो क्रेडिट साइड में है ट्रायल बैलेंस में, कहा जा सकते हैं, बताइए, बताओ भाई। नहीं तो वो आपका P&L के इनकम साइड में आ जाएगा। क्रेडिट साइड आपके दो ही टाइप के इनकम हो सकते हैं, तो इनकम बन जाएगा बैलेंस, नहीं तो दूसरा वो कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटीज में चला जाएगा। ठीक है, क्रेडिट वाला नहीं तो इधर आ जाएगा, क्रेडिट नहीं तो इधर आ जाएगा, नहीं तो कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटीज में चला जाएगा। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात याद रखनी है हमेशा। पहला आपको क्या याद रखना है कि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है उसका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, मुझे बताएंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, यही होता है। ठीक है, और यहां पे मैं टोटल का साइन डाल रहा हूं। इसके नीचे जो भी आपके बैलेंसेस आएंगे वो किसके होंगे, P&L के होंगे। ये होता है इसका ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस इसका क्या होता है, बाय बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला हमारा एक्सपेंस क्या होता है मुझे बताओ, हमारे बिजनेस में जो एक्सपेंस की साइड में आएगा पहला एक्सपेंस क्या होता है, आप परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा टू परचेज अकाउंट। अच्छा, परचेज में अगर कुछ पसंद नहीं आया तो क्या करते हो, उसे रिटर्न नहीं कर देते आप, तो माइनस रिटर्न्स। ठीक है, अच्छा, जो भी आता है इज इक्वल टू में फिर आप इस वाले कॉलम में लिखते हैं। कभी भी परचेज को डायरेक्ट इसमें मत लिखना, भले ही जो आपकी रिटर्न हो नील हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। दूसरा आपको क्या डालना होता है, आपकी इनकम साइड में सबसे पहला स्रोत कौन सा होता है इनकम का, बताएंगे, बाय सेल्स अकाउंट। और अगर हमारा बेचा हुआ सामान हमारे कस्टमर को पसंद आए तो क्या कर देता है, उस सामान को वापस कर देता है, तो माइनस रिटर्न्स। ठीक है, जो भी फाइनल बैलेंस मिलता है आप अमाउंट में डाल देते हैं। चलिए, इसका परफॉर्मा क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, कैपिटल में से जो भी ड्रॉइंग्स होती है वो क्या हो जाती है हमारे बिजनेस में, माइनस हो जाती है। ठीक है, फिर आप उसको इसमें लिखते हैं। चलिए, ये तो रहेगी बात किसकी, P&L प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने बनाया था पिछली बार। फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट की बात थी। अब विद एडजस्टमेंट में क्या है, ये जो आपको एडजस्टमेंट दिख रही है आप निकाल लीजिए, पेज नंबर 1 है आपका, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, लास्ट में सबसे लास्ट चैप्टर है आपको। ठीक है, निकालिए। ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रविंदर एज ऑन December 31, 2012 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन है, उसके नीचे से आपको डेबिट बैलेंस गिवन है, फिर नेक्स्ट साइड में जितने भी डेबिट बैलेंस है वो कंटिन्यू हो। चलिए, उसके बाद लास्ट में देखो, जब सारा आपका ये जो आपका ट्रायल बैलेंस है जब खत्म हो रहा है तो उसके बाद लिखा हुआ है चार्ट डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड बिल्डिंग, ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज के बारे में भी लिखा हुआ है कि आपकी सैलरी पे भी थोड़ी एडजस्टमेंट है। उसके बाद आपका स्टॉक जो लास्ट का होता है वो तो हर क्वेश्चन में लिखा होता है, तो बाहर आपको मिलता ही। अच्छा, इन एडजस्टमेंट का क्या मतलब है, एडजस्टमेंट हमें क्यों मिलती है, क्या मुझे कोई बता सकता है, कोई भी, क्यों मिलती है हमें एडजस्टमेंट्स। हमें नॉर्मल ऐसा ट्रायल बैलेंस ही क्यों नहीं मिल जाता, जैसे हम तुरंत तुरंत निकाल निकाल के बैलेंस डाल दें और हमारा क्वेश्चन बन जाए, इसका कोई रीजन है।
देखो इसके कई रीजन हो सकते हैं। अकाउंटिंग बनाते वक्त गलती तो हर किसी से होगी, ये तो कॉमन सी बात है। हो सकता है वो जर्नल एंट्री बनाना भूल गया, ठीक है, और जर्नल एंट्री अगर बना भी दी हो तो हो सकता है उससे गलत बन गई हो, ठीक है। अच्छा, अगर आप जर्नल एंट्री बनाना भूल गए और आपने उसके बाद आप क्या करते थे, पहले जर्नल एंट्री बनाते थे, उसके बाद लेजर बैलेंस बनाते थे, उसके बाद लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनाते थे, और ट्रायल बैलेंस हम क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। आपने जब जर्नल एंट्री बनाई, जर्नल एंट्री मान के चलते आपने 2-3 एंट्री आप करना भूल गए, तो वो आ सकता है आपका एडजस्टमेंट में, पहला। दूसरा, आपने बनाई बट गलत बना दी, वो आ सकता है। हो सकता है सीए को थोड़ा आलस हो, जो आपके बिजनेस में काम कर रहा हो, उसका उतना मन ना कर रहा हो उस समय काम करने का, 1-2 एंट्री छूट जाए, तीसरा कारण ये हो सकता है। अच्छा, इसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली चीज भैया जो जर्नल एंट्री नहीं बनी उसे बना दो और फिर कहाँ डाल दो, फाइनल अकाउंट्स के एंट्री में डाल दो। पहली चीज हम ये कर सकते हैं। दूसरी चीज, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, रेक्टिफिकेशन में हम कुछ और करते थे क्या, रेक्टिफिकेशन में भी हम जर्नल एंट्री बना के ही सॉल्व करते थे, और जर्नल एंट्री बना के फिर हम पुट कर देंगे फाइनल अकाउंट। बस यही काम करना है हमें, एट द एंड बस जर्नल एंट्री बनानी आनी चाहिए बस, ठीक है। जर्नल एंट्री अगर आप सबको बनाने आती है तो एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी भी एडजस्टमेंट है सब में मैं आपको जर्नल एंट्री बना के दिखाऊंगा, और जर्नल एंट्री से ही आपका सारा एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाएगा। आपको एडजस्टमेंट्स का एक भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो जर्नल एंट्री आपकी मेन, ठीक है, जितनी भी एडजस्टमेंट मिलेगी उसके हम जर्नल एंट्री बता देंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या होती है, किस वजह से आती है, और उसके क्या कारण होते हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं, ठीक है। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें स्टार्ट कौन से बैलेंस से हुआ है, देखो ट्रायल बैलेंस आपका। सबसे पहले आपको क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है आपको कैपिटल का, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस दो जगह जा सकते हैं, तो क्रेडिट बैलेंस किनके होते हैं, नहीं तो पहले तो इनकम होगा, दूसरा लायबिलिटी होगा। क्या कैपिटल आपकी इनकम होती है, तो भैया इनकम साइड में तो नहीं आ सकता, तो वो कहां चला जाएगा, लायबिलिटीज में, और लायबिलिटीज में कैपिटल में आ जाएगा। कैपिटल आपका कितना है, 38,000 रुपीज। उसके बाद आप देखेंगे क्रेडिटर्स है 8,500 रुपीज। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस है, दो जगह जा सकते हैं, नहीं तो भैया ये क्रेडिट साइड इनकम साइड में आ जाएंगे, नहीं तो कहाँ चले जाएंगे, लायबिलिटी में चले जाएंगे। क्या ये आपके लिए इनकम है क्रेडिटर्स, नहीं, ये आपके लिए लायबिलिटी है। तो मैं कैपिटल और ड्राइंग से जस्ट थोड़ा सा नीचे लिखूंगा क्रेडिटर्स, ठीक है। कितना है क्रेडिटर्स का अमाउंट आपका, 8,500 रुपीज, 8,500 रुपीज। उसके बाद देखेंगे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आपका कितना है, 2,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस है, कहा जाएगा, नहीं तो इनकम बन जाएगा, नहीं तो लायबिलिटी बन जाएगा। बिल्स पेबल आपको चुकाना होता है, ये आपके लिए एक तरीके से उधार की तरह होता है, तो बिल्स पेबल आपके लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। बिल्स पेबल कितना है भाई बैलेंस बिल्स पेबल का, 2,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेल्स, सेल्स कितनी है आपकी, 95,000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस है। सेल्स का कॉलम तो वैसे भी हमने बनाया हुआ है, और कहां बनाया हुआ है, क्रेडिट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है भाई सेल्स, 95,000 रुपीज, 95,000 रुपीज। उसके बाद देखिए लोन है, लोन का भी क्रेडिट बैलेंस है, दो जगह जा सकता है, नहीं तो वो इनकम में बन जाएगा, नहीं तो कहाँ चले जाएगा, लायबिलिटीज में चले जाएगा, ठीक है। लोन आपके लिए क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। कितना है भाई बैलेंस, 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज। चलिए अब बात करते हैं डेबिट बैलेंस की। हमारे पास देखो क्रेडिट बैलेंस मैंने क्या बताया था, नहीं तो आपका क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा, नहीं तो लायबिलिटी में चल जाएगा। अब ध्यान से देखो, डेबिट साइड पूरी की पूरी खाली है, पूरी खाली है, इधर भी खाली है, और बैलेंस शीट में डेबिट साइड एसेट्स होती है वो भी खाली है, ठीक है ना। आप देखोगे क्रेडिट बैलेंस नहीं तो इनकम में है, नहीं तो लायबिलिटी में। चलिए उसके बाद में डेबिट बैलेंस को कंटिन्यू कर रहा हूँ। डेबिट में आपका पहला डेटर्स, डेटर्स, ठीक है। अच्छा, डेटर्स को आप देखोगे तो 4,500 रुपीज बैलेंस है, ठीक है। कितना बैलेंस है, 4,500 रुपीज, ठीक है जी। डेटर्स को मैं डाल रहा हूँ 4,500 रुपीज, डेटर्स 4,500 रुपीज, ठीक है। क्वेश्चन आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी हमारे पास इस समय एडजस्टमेंट है, पहली एडजस्टमेंट है देखो, चार्ज डेप्रिसिएशन और मशीनरी 10%, 10% आपको चार्ज करना है डेप्रिसिएशन, किस पे चार्ज करना है, मशीनरी पे। मशीनरी देखो क्या है भाई, देखो देखो ट्रायल बैलेंस में, टिक मार लो उस पे, टिक मार लो मशीनरी पे, ठीक है। इसमें हमारे एडजस्टमेंट है। टिक मारने का मतलब क्या है, जब भी आप बैलेंस उतार रहे होंगे तो इनका बैलेंस हम कहाँ लिखेंगे, कॉलम के अंदर लिखेंगे, डायरेक्ट कॉलम में नहीं लिखेंगे, अमाउंट वाले कॉलम।
ठीक है। दूसरा किसका है, बिल्डिंग का। बिल्डिंग पे भी भाई टिक मार लो, का है बिल्डिंग, ये रही, टिक मार दिया मैंने इस पे भी। नेक्स्ट किसका है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज का। सैलरीज है इसमें कहीं पे, देखिए है, देखिए डेबिट बैलेंस है सैलरीज का भी, टिक मार लो इस पे भी। नेक्स्ट क्या है आपका, वेजिस, वेजिस का भी डेबिट बैलेंस है, इस पे भी टिक मार लो, वेजिस पे भी, ठीक है। चलिए लास्ट आपका स्टॉक है, स्टॉक तो आपको बाहर मिलता है और उसकी दो एंट्री, ठीक है। चलो डेटर्स डालने के बाद है नेक्स्ट हमारा सैलरीज। सैलरीज कितना है, 4200 रुपीज, ठीक है। कहाँ आएगा भाई डेट सैलरीज आपको, कहाँ देते हैं आप सैलरी, सैलरी भी तो दो जगह दे सकते हैं आप, नहीं तो भैया आप इसमें दोगे, नहीं तो आप इसमें दोगे। इसमें जो आप वेतन देते हो उसको हम क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं, जो फैक्ट्री वाले वेजेस होते हैं। अगर आपने स्टाफ को दिया है कुछ, स्टाफ को वेतन दिया है, स्टाफ को उसके काम करने पे पैसे दिया तो उसको आप क्या बोलेंगे, सैलरी बोलेंगे। अगर किसी मजदूर के काम करने पे आपने उसको पेमेंट करी है तो उसको आप क्या बोलेंगे, वेजेस बोलेंगे। तो सैलरीज कहाँ पे आ जाएगी, 4200 रुपीज, ये आ जाएगी आपकी डेबिट साइड में, टू सैलरीज। इनर कॉलम में मैं लिख रहा हूँ 4200 रुपीज, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद में से आउटर कॉलम में डाल। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्काउंट। डिस्काउंट है डेबिट में, डेबिट में 700 रुपए। अगर डिस्काउंट आपको डेबिट में मिलता है तो आप इसको कहाँ डालेंगे, कहाँ डालेंगे, पीएनएल में डालेंगे। डिस्काउंट आप हमेशा दुकान में देते हैं, शोरूम में देते हैं, और शोरूम से साथ रिलेटेड खर्चे कहाँ आएंगे, पीएनएल में, और फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे इसमें। अच्छा, ये डिस्काउंट अगर डेबिट साइड में है तो मैं इसको क्या मानूं, डिस्काउंट अलाउड मानो, डिस्काउंट रिसीव्ड मानो। ये डिस्काउंट अलाउड होगा, डिस्काउंट अलाउड को हमेशा आप डेबिट करते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड है, बट जानबूझ के डिस्काउंट लिखा गया, तो डिस्काउंट कितना है, ये डिस्काउंट कितना है भाई, टू डिस्काउंट 700 रुपीज। नेक्स्ट देखिए पोस्टेज। पोस्टेज आपका 250 रुपीज। पोस्टेज भी आप कहाँ पे यूज करते हैं, वर्ड शोरूम से रिलेटेड खर्चे में, तो मैं पोस्टेज लिख रहा हूँ, टू पोस्टेज कितना है भाई, अमाउंट 250 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, डेबिट बैलेंस है, जो कंटिन्यूड हो गया ऊपर से। बैड डेट्स, बैड डेट्स कहाँ पे होते हैं, फैक्ट्री में हो जाते हैं क्या, नहीं, बैड डेट्स आपके होते हैं शोरूम्स वगैरह में, आपके शॉप्स वगैरह में। तो जितने भी शोरूम और शॉप से रिलेटेड खर्चे वो इसमें आएंगे, और जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड इसमें आएंगे। अच्छा, जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं, जितने भी फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन कर रहे हो उससे रिलेटेड खर्चे हैं, उसको आप क्या नाम देंगे पहले बताओ, उसको आप नाम दोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जितने भी आपके शोरूम से रिलेटेड खर्चे उसे आप क्या नाम दोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मतलब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ऐसा खर्चा जो डायरेक्टली गुड्स को प्रोड्यूस करते वक्त लगा है, और गुड्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्रीज में होते हैं। और ऐसा खर्चा जो इनडायरेक्टली गुड्स को सेल करने में लगा है, वो कहाँ पे होगा, शोरूम में होगा, इसलिए पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाएंगे भाई इधर, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बैड डेट्स। बैड डेट्स है 450, टू बैड डेट्स जो है 450 रुपीज। सैलरी का अमाउंट मैंने 4200 रुपीज अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि इस पे अभी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट मैं पहले सॉल्व करूंगा, फिर इसे मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा। जितनी भी एडजस्टमेंट है, जिस पे एडजस्टमेंट है, उसके सारे जितने भी अमाउंट आप अभी अंदर लिखेंगे। जब हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे, उस एडजस्टमेंट को हम कंप्लीट कर देंगे, तब आप उसको लिखेंगे आउटर कॉलम। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसमें यही बस अलग है, विदाउट एडजस्टमेंट सब कुछ अंदर ही लिखते थे हम। ठीक है देवांश, सब कुछ हम अंदर ही लिखते थे, खाक हो गए। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी आपका डेबिट बैलेंस है, दो जगह आ सकता है आपका डेबिट बैलेंस, नहीं तो इधर आएगा, नहीं तो एसेट में चला जाएगा। क्या है भाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगर डेबिट में है तो आपके लिए एक्सपेंस हो सकता है, आपको किसी को अभी पे किया है आपने एक्सपेंस, इसलिए वो डेबिट साइड में। ठीक है, तो टू इंटरेस्ट। और टू इंटरेस्ट क्या डायरेक्ट एक्सपेंस बन सकता है, बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। टू इंटरेस्ट कितना है भाई, 300 रुपीज, 300 रुपीज। नेक्स्ट देखिए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है 600। इंश्योरेंस आपका कहाँ पे बैलेंस, डेबिट में। कहाँ डाले से, फैक्ट्री का इंश्योरेंस कौन कराता है आजकल, फैक्ट्री तो ऐसी ऐसी जगह पे होती है, मतलब पहाड़ों टाइप की जगह पे होती है। आजकल गांव देहात में फैक्ट्री खोल देते हैं, और बेचने वाला काम कहाँ पे करते हैं हम, कहाँ पे करते हैं, सिटी में। यूजुअली
सिटी में हमने बहुत ज्यादा कीमती कीमती चीजें रखी होती है, तो हम जो सिटी में हमने खोला होता है यूजुअली, ऐसी बात नहीं फैक्ट्री का इंश्योरेंस नहीं, तो फैक्ट्री का भी इंश्योरेंस होता है, बट मोस्टली मोस्टली मतलब वेटेज किसकी ज्यादा है, ज्यादा इंश्योरेंस आपको कहाँ देखने को मिलता है, फैक्ट्री में देखने को मिलता है, शोरूम्स को देखने को मिलता है। हमें डर होता है कि सिटी में शोरूम में चोरी हो जाए। आपको मैं एक बात बता दूं, गांव देहात में चोरी के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर आप कभी अपने गांव में जाओगे तो कितनी बार तो दरवाजे में कुंडी भी नहीं लगाते लोग, मैंने खुद देखा है। ठीक है, बिना कुंडी लगाए चले जाते हैं कहीं पे भी घूमने फिरने, क्योंकि गांव में ना सब एक दूसरे को जानते होते हैं, 200-250 ही घर होते हैं, क्योंकि इतने कम घर होते हैं, तो कोई भी भैया आसपास कोई अनजान आदमी आएगा तो उसको लोग ऐसे घूर के देखने लग जाते हैं, कौन आया है हमारे गाँव में। ठीक है, तो आदमी डर जाता। मैं अपने गाँव गया था 3-4-5 साल बाद, तो मुझे जानते नहीं थे, वो भूल गए थे, तो मुझे भी ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, कौन आ गया है नया लड़का, चोरी तो करने नहीं है। फिर मैं शरीफ सा दिखता हूँ, मुझे क्या कोई चोर बोलेगा, लेकिन फिर भी तो गांव में चोरी होना बहुत मुश्किल होता है। तो यूजुअली हमारे जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है, प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं, वो कहाँ होती है, गाँव देहात में। और जितने भी हमारे शोरूम होते हैं, शॉप्स होती है, वो कहाँ पे होती है, कहाँ होती है, सिटीज में। इसलिए सिटीज में तो चोरी के चांसेस बहुत होते हैं। आपको रोज आए गली, मतलब हमारी गली में चोरी हो गई, किसी को दुकान लूट के ले गया, बंदूक दिखा के गहने लूट के ले गया कुछ भी होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए इंश्योरेंस हम कहाँ कहाँ कराते हैं, शोरूम्स का, और इंश्योरेंस वाला खर्चा कहाँ चला जाएगा, शोरूम। इसलिए वो क्या, कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और वो कहाँ आएगा, पीएनएल में आएगा। ठीक है जी, इंश्योरेंस 600 रुपीज टू इंश्योरेंस 600 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, मशीनरी। मशीनरी पे देखो एडजस्टमेंट है, मशीनरी क्या है, डेबिट बैलेंस है, नहीं तो भैया वो इधर आ जाएगा एक्सपेंस साइड में, नहीं तो क्या बन जाएगा आपकी, एसेट बन जाएगा। भाई एक्सपेंस तो बन नहीं सकता, तो हमारे लिए क्या है, एसेट है। मशीनरी पे क्योंकि एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं उसका जो अमाउंट है वो अंदर लिख रहा हूं। कितना अमाउंट, 12,000 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टॉक। स्टॉक ऑन 1/1/2012, इसका क्या मतलब है, ओपनिंग स्टॉक है, और ये कहा जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, डेबिट साइड में 5,000 रुपीज। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका परचेजेस, जो है 58,000 रुपए की, 58,000 रुपीज की परचेजेस, 58,000 रुपीज। अभी इनर कॉलम में लिखेंगे, अगर रिटर्न आई तो माइनस करके इधर लिख देंगे, अगर रिटर्न नहीं आए तो नील लिख के इधर लिख देंगे, कितना अमाउंट बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वेजेस, कितनी है, 4,500 रुपीज आपकी वेजेस। वेजेस कहाँ आती है, वेजेस आप मजदूरों को देते हैं, फैक्ट्री में देते हैं, इसलिए आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आपका इधर आ जाएगा टू वेजेस, और ये आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस अकाउंट कितना है भाई, वेजेस 4500 रुपए, बट क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है इसलिए मैं इसे अंदर लिख रहा हूँ, एडजस्टमेंट में सॉल्व कर दूंगा तो मैं इसे बाहर लिखूंगा। नेक्स्ट देखिए बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स का डेबिट बैलेंस है, नहीं तो भैया आपकी एक्सपेंस बन जाएगा, नहीं तो एसेट बन जाएगा। एक्सपेंस से रिजेक्ट होगा तो कहा जाएगा, एसेट में। ठीक है, बिल्डिंग्स क्या इस पे एडजस्टमेंट है, जी है, तो एडजस्टमेंट है तो मैं इसे अंदर ही लिखूंगा, 18,000, 18,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट देखिए, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फिक्सचर एंड फिटिंग्स का मतलब क्या होता है, फिक्सचर एंड फिटिंग्स, फिक्सचर एंड फिटिंग्स ऐसी चीजें जो आप फिट कर सकते हैं कहीं पे। ठीक है, जैसे आपकी ट्यूबलाइट होगी, आपके पंखे हो गए, तो ये सारे फिक्सचर एंड फिटिंग्स में आ जाते हैं। कितने का अमाउंट है फिक्सचर एंड फिटिंग्स का, 10,000 का। क्या फिक्सचर एंड फिटिंग्स आपके लिए एक्सपेंस होता है, नहीं, तो एक्सपेंस साइड में तो नहीं आ सकता, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। ठीक है, तो फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, कितना है भाई अमाउंट, 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज। आगे देखिए लैंड आपकी 40,000 रुपए की, लैंड का डेबिट बैलेंस है, नहीं तो इधर आएगा, नहीं तो कहाँ चले जाएगा आपका, एसेट में। लैंड कितने की है, 40,000 रुपीज। चलिए आपका ट्रायल बैलेंस पूरा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सबसे मेन चीज सॉल्व करने वाला हूँ, जो क्या है आपकी एडजस्टमेंट। ये तो आप अभी तक विदाउट एडजस्टमेंट में भी आपने सॉल्व किया था, इतना तो आपको पहले से ही आता है। तो अब अपने कान खड़े कर ले ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आए। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको मतलब नजरअंदाज नहीं करना कोई सी भी, जितनी भी सारी एडजस्टमेंट मैं जनरल एंट्री बना के आपको समझाऊंगा। चलिए पहले एडजस्टमेंट की बात करते हैं। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% एंड ऑन बिल्डिंग 5%। सबसे पहले आप मुझे बताइए, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो क्या जनरल एंट्री बनाते हैं, क्या जनरल एंट्री बनाते हैं, आप डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, और जिस पे डेप्रिसिएशन लगाया होता है, जिस एसेट पे लगाया होता है, उसे आप क्रेडिट कर देते हैं। आपको किस किस पे लगाना है, मशीनरी पे लगाना है एंड
बिल्डिंग पे लगाना है। देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखो, ये आपका पहला है, पहली एडजस्टमेंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। किस किस पे लगा हुआ डेप्रिसिएशन, टू मशीनरी एंड टू बिल्डिंग। अब देखो मशीनरी पे कितना लगा है, 10% लगा। मशीनरी का बैलेंस देखो 12,000 रुपए, 12,000 का 10% कितना होगा, 1,200 रुपए। तो मशीनरी के आगे मैं लिख रहा हूँ 1,200 रुपए। बिल्डिंग में देखो 5% लगा, बिल्डिंग का बैलेंस कितना है, 18,000 रुपए। 18,000 का 10% होता है 1,800, और 1,800 का अगर आप आधा कर दोगे 5% के लिए तो कितना हो जाएगा वो, 900 हो जाएगा। तो 900 रुपीज बिल्डिंग पे लगा। टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा है, 2,100 रुपए। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, ये एडजस्टमेंट हमारे पास आई क्यों, ऐसा कौन सा बेवकूफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो ये एडजस्टमेंट नहीं कर पाया होगा, ऐसा होता है क्या कोई, ये तो आपको भी आती है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों नहीं कर पाया हुआ है बिजनेस में। ऐसा बहुत नॉर्मल है कि हो सकता है वो भूल गया हो डेप्रिसिएशन, बहुत नॉर्मल है, हर बिजनेस में हो जाती है गलती। अब भाई उसे 1,000 2-3 हजार एंट्री करनी है, उसमें 1-2 एंट्री गलत होगी, तो क्या चीज गलत है, किसी से भी हो सकती है, एक टॉपर भी गलती कर सकता है, ठीक है, मेरे से भी हो जाती है, कोई झूठ बोलूं, हर किसी से हो जाती है, ठीक है। तो एंट्री हर किसी को आती है। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, याद रखना, जर्नल एंट्री में 3 इफेक्ट लिया आपने, पहला आपने डेप्रिसिएशन का लिया है, दूसरा आपने मशीनरी का लिया, तीसरा आपने बिल्डिंग का लिया, तीनों के इफेक्ट आएंगे, मतलब इन दोनों अकाउंट में 3 इफेक्ट आने वाले इस समय। पहला डेप्रिसिएशन का आने वाला है, दूसरा बिल्डिंग का, और तीसरा मशीनरी का। सबसे पहले देखो डेप्रिसिएशन है 2,100 रुपए, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या है, ध्यान से देखो, मान के चलते इस समय ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में अगर होता है तो डेबिट बैलेंस की आप क्या एंट्री करते हो, डेबिट बैलेंस 2 जगह जा सकते हैं, नहीं तो आपका इधर आ जाएगा एक्सपेंस साइड में, नहीं तो क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा, यही होता है डेबिट बैलेंस के साथ। अच्छा, डेप्रिसिएशन इस समय डेबिट में है, क्या करोगे इसे, एसेट में डाल दो, एसेट में नहीं डाल सकता मैं, तो आपके लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा, और एक्सपेंस भी किस में बनेगा, पीएनएल में, ठीक है। चलिए, तो मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, पहला इफेक्ट ले रहा हूं इसका, ठीक है, अभी पहले इफेक्ट ले रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या लिखोगे, टू डेप्रिसिएशन किस किस पे लगाया है भाई, पहले बताओ, मशीनरी पे लगाया है, ठीक है, कितना लगाया मशीनरी पे, 1,200 रुपए, 1,200 रुपीज। दूसरा किस पे लगाया है, बिल्डिंग पे लगाया, कितना लगाया है, 900 रुपए। टोटल कितना डेप्रिसिएशन आपने लगा दिया, 2,100 रुपए, ठीक है। अच्छा, ये इफेक्ट तो मैंने ले लिया पहला, अब इन दोनों के इफेक्ट भी मुझे लेने हैं, ध्यान से देखो, कोई लिखेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से देखो। मशीनरी क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। मशीनरी का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, मशीनरी का डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि मशीनरी क्या होती है, हमारी एसेट होती है, और मैंने क्या बताया था आपको, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। इधर आपने क्या किया हुआ है, मशीनरी को क्रेडिट किया हुआ है, अगर क्रेडिट कर दोगे डेबिट बैलेंस को तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन आप लगाते हो, वैसे भी एसेट को माइनस करने के लिए लगाते हो, डेप्रिसिएशन की वैल्यू इसमें कितने, 1,200 से कम होगी, ठीक है। तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट वाइज समझा देता हूँ। मशीनरी 1,200 से कम हो गई क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन लग गया, तो मशीनरी देखो हमारे पास कितनी थी, 12,000 रुपए थी, ठीक है, तो मैं माइनस 1,200 कर दूंगा, माइनस 1,200 रुपीज डेप्रिसिएशन, ठीक है। कितना हो जाएगा आउटर कॉलम में, 10,800 रुपए, ठीक है। अब देखिए, बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे 900 रुपए डेप्रिसिएशन लगा है, तो बिल्डिंग आपकी 18,000 की थी, तो उसमें से 900 रुपए कम हो जाएगा, तो माइनस 900 रुपीज, ठीक है। कितना हो जाएगा बैलेंस, 17,100 रुपए, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए, अब आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाता हूँ, ध्यान से देखो। यूजुअली 2 तरीके, पहला तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझा दिया, दूसरा तरीका देखो, मशीनरी का कौन सा बैलेंस है, देखो डेबिट साइड में मशीनरी, एसेट साइड कौन सी होती है इसमें, डेबिट साइड होती है, तो मशीनरी का डेबिट बैलेंस है कितना, 12,000 रुपए, और आपने इधर क्या किया, मशीनरी को क्रेडिट किया है 1,200 से, और भैया जबरदस्ती आप मशीनरी, भैया देखो मशीनरी में कोई भी छेड़खानी करी है तो उसके अकाउंट में तो आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा उसे, तो मैं मशीनरी को जो क्रेडिट हुआ है 1,200 से, उसको इधर ले जाने की कोशिश करूंगा, डेबिट के साथ मिलाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। सेम वही मैंने बिल्डिंग के साथ भी किया, बिल्डिंग 900 थी, क्रेडिट बैलेंस था, इसको मैं लेके गया हूँ बिल्डिंग के पास जो डेबिट बैलेंस था, तो जबरदस्ती अगर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो आपको कुछ भी सॉल्व करना है, कोई भी एडजस्टमेंट, आप क्या करेंगे, पहले जर्नल एंट्री बनाएंगे तब सॉल्व करेंगे, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी कोई। चलिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ
नेक्स्ट जो है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस ₹300 एंड 500 रिस्पेक्टिवली। आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी करी, आउटस्टैंडिंग वेजेस करी। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी 300 और आउटस्टैंडिंग वेजेस आपकी 500। अच्छा, अगर आपने, मैं सेकंड वाला मिला रहा हूँ इसमें, ठीक है, सेकंड वाला कर रहा हूँ। चलिए, अच्छा, अगर आपने सैलरी पे कर दी होती 300 तो क्या एंट्री बनाते? सैलरी अगर पे कर दी होती तो क्या एंट्री बनाते? आप करते सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनाते, ठीक है, 300 300। अच्छा, उस सीए के दिमाग में उस समय क्या चल रहा था जो इतनी छोटी सी एंट्री वो करना भूल गया? क्या चल रहा था? नहीं कर पाया, भूल गया, ठीक है, गलती किसी की नहीं होती, ऐसी बात नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट में सब आता होगा, ठीक है। यूजुअली अगर आपने पेमेंट करी होती तो ये एंट्री बनती, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 300, लेकिन हमने पेमेंट तो करी नहीं, सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ से कैश हट जाएगा, आपने कैश पे ही नहीं किया है। टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है, 300। याद रखना, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। अब देखो इसके इफेक्ट कैसे लेंगे, दो एंट्री बनाइए तो दो इफेक्ट जाएंगे इसके, ठीक है। इधर इधर ध्यान तो लिखेगा नहीं कोई। देखो, सैलरी अकाउंट आपने डेबिट किया है, सबसे पहले सैलरी किसको देते हो आप, स्टाफ को देते हो, तो कहाँ का खर्चा है, शोरूम का खर्चा है, शॉप का खर्चा है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये कहाँ जाएगा भाई प्रियंका, पीएनएल के डेबिट साइड में, ठीक है। तो टू सैलरीज लिख दो, लिख दो टू सैलरीज, नहीं लिखना चाहिए, क्यों नहीं लिखना चाहिए? मुझे इसलिए नहीं लिखना चाहिए क्योंकि मैंने इसका कॉलम पहले से ही जनरेट किया हुआ है, ठीक है। तो इधर आप नहीं लिखेंगे अलग से, आप देखेंगे सैलरी को आपने डेबिट किया हुआ है 300 से। आप सबसे पहले ढूंढेंगे, हाँ जी भाई मैंने सैलरी का लिख लिया, आपको पता है सैलरी आप दो ही जगह लिख सकते हो, नहीं तो इधर लिखोगे डेबिट है, नहीं तो उधर लिखोगे, तो एसेट तो है नहीं सैलरीज, तो पक्का आपने इधर ही लिखा होगा। तो आप देखोगे आपने इनर कॉलम में लिखा 4200 रुपीज, ठीक है, 4200 रुपीज डेबिट बैलेंस है, और इधर भी सैलरी क्या हो रखा है, डेबिट, और डेबिट को मैं जब डेबिट से मिलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4200 रुपीज में मैं 300 रुपीज प्लस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो भी डेबिट बैलेंस है और ये भी डेबिट साइड। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है, 4500 रुपीज। बेटा फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट मत समझना इसे, जर्नल एंट्री बना के सॉल्व करोगे। बाकियों में क्या करते हैं ना, बच्चे रट्टा मार लेते हैं कि हाँ भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी तो उसका ये इफेक्ट ले लेंगे, ये इफेक्ट ले लेंगे, आपको ये काम नहीं करना, आपको सिंपल जर्नल एंट्री बनानी है। और जर्नल एंट्री में तो आप चैंपियन है सारे के सारे, क्या दिक्कत है जर्नल एंट्री में? वे सीधी सी बात है, सैलरी पे नहीं करी, तो सैलरी पे नहीं करी तो क्या एंट्री बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है। और सैलरी तो देखो डेबिट में, और इधर भी सैलरी देखो डेबिट में था, तो डेबिट डेबिट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। लो 4500 रुपीज आ गया, पहला ही हो गया। दूसरा क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, इसका तो इफेक्ट मैंने ले लिया, इसका इफेक्ट लेना बाकी है। इसका इफेक्ट मैं क्या लूंगा, देखो क्रेडिट है, अगर ये ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में होता तो आप क्या करते, नहीं तो इसे इनकम में डालते, नहीं तो लायबिलिटीज में डाल देते। क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे लिए इनकम है? नहीं, ये क्या है मेरे लिए लायबिलिटी है भैया, क्योंकि मुझे अभी किसी को सैलरी देनी है, मैंने अभी तक दी नहीं है। अगर दे दी होती तो आउटस्टैंडिंग सैलरी की जर्नल एंट्री नहीं बनी, ठीक है। तो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ जाएगा, आपका लायबिलिटीज में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है भाई, 300 रुपीज। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? इधर इधर आउटस्टैंडिंग सैलरी है 300 है, ठीक है, क्रेडिट में मान के चलो इस समय ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। क्रेडिट को आप दो जगह डाल सकते हो, कहाँ डाल सकते हो, नहीं तो पहले नहीं तो इनकम में डालोगे, ठीक है, नहीं तो कहाँ डाल दोगे, लायबिलिटीज में डाल दोगे। क्या आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपके लिए इनकम है? नहीं है, तो क्या बन जाएगी आपके लिए, लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज किस लिए बनी भैया, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने पे ही नहीं किया है अभी तक। पैसा अगर पे कर दिया होता स्टाफ को तो बनता आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी का जर्नल एंट्री, नहीं बनता, ठीक है ना। भाई दिक्कत है देवांश कोई, बताओ भाई प्रियंका, दिक्कत है कुछ? हाँ भाई, बैठना नहीं है, समझना है, तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। शिवम दिक्कत है कोई? तो जर्नल एंट्री बनाने आनी चाहिए, जर्नल एंट्री में तो हम चैंपियन, बस समझना और जर्नल एंट्री बना देना। और देखो दूसरी क्या एंट्री है, ध्यान से देखो, अभी लिखना नहीं है कुछ, इधर देखो दूसरी क्या आउटस्टैंडिंग आपके वेजेस भी है। वेजेस कितने आउटस्टैंडिंग है, 500 रुपीज, तो इसकी क्या एंट्री बनेगी? अच्छा, वेजेस पे कर दिया तो क्या एंट्री बनती, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। पे नहीं किया तो एंट्री क्या बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट 500 टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना,
500 रुपीज। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखो वेजेस डेबिट साइड में, पहले इसका इफेक्ट लेते हैं। सबसे पहले ढूंढो डेबिट साइड में, डेबिट साइड में दो जगह हो सकता है, नहीं तो इधर होगा नहीं तो एसेट में होगा। एसेट में ढूंढो कहाँ पे जी, ये एक्सपेंस में ढूंढो कहाँ पे, ये रहा ट्रेडिंग में 4500। हमने इनर बैलेंस में लिखा हुआ क्योंकि हमें पहले ही पता था इसमें क्या है, एडजस्टमेंट है। ठीक है, 4500 रुपीज है। अच्छा ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है, क्या कर दूं, प्लस कर दूं, कितना कर दूं, 500 रुपए प्लस 500 रुपीज, क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, इसे मैं प्लस करके फाइनल कॉलम में लिख दूंगा, कितना हो जाएगा ये, 5000 रुपए। ठीक है, अब देखो इसका इफेक्ट ले लिया, इसका इफेक्ट लेना बाकी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्रेडिट बैलेंस दो जगह आ सकता है, नहीं तो इनकम बनेगा, नहीं तो क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। इनकम है क्या, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आपको चुकाने हैं अभी किसी के पैसे, और किसी के पैसे चुकाने तो क्या बन जाएगा आपके लिए, लायबिलिटी बन जाएगा। तो मैं इधर लिखूंगा इसको आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना है जी ये, 500 रुपीज है। चलिए कोई दिक्कत है इसमें किसी को कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, स्टॉक ऑन 31/12/2012 वर ₹8,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कोई एंट्री दी है तो उसके सिंगल इफेक्ट जाएंगे, सिंगल सिंगल इफेक्ट हमें सबके लिए। अगर ट्रायल बैलेंस की कोई भी चीज बाहर दी है तो आपके लिए क्या है, वो एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट का हमेशा 2 या 3 इफेक्ट होते हैं। देखो इनमें से कोई भी ऐसी एंट्री है जिसका हमने सिंगल इफेक्ट लिया है, जर्नल एंट्री बनाई फिर 2-2 3-3 इफेक्ट लिए, इसमें तो 3 इफेक्ट गए थे, इसमें 2, इसमें 2। आपका क्लोजिंग स्टॉक है, बाहर दिया हुआ आपको, तो सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक का हमने एक ही कॉलम बनाया हुआ है। ठीक है, वैसे भी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का कोई बैलेंस नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस कौन सा होता है, मेरा कहने का मतलब डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, इधर एक तो आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 8,000 रुपए, तो 8,000 रुपए पहले मैं इधर डाल देता हूँ। ठीक है, इधर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, दूसरी जगह पे क्या होगा, डेबिट होगा, तो इधर आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, कितना है जी, 8,000 रुपीज। नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, मैं आपके सामने अब टोटलिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की टोटलिंग कर रहा हूं मैं। अच्छा परचेजेस था, रिटर्न्स कुछ हुए नहीं, तो नील डाल दो इसमें, कितना हो जाएगा, 58,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अंदर भी स्टॉक 1 और 12 पे दिया था, हाँ वो 5,000 का स्टॉक, वो ओपनिंग स्टॉक था ना, ओपनिंग स्टॉक डाल दिया इधर 5,000, देखो ओपनिंग स्टॉक था, 1-1-12 पे लिखा हुआ है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो खैर कुछ नहीं है, मैं टोटलिंग करने जा रहा हूँ, नील है इधर, इधर रिटर्न्स, तो मैं फाइनल कॉलम में क्या लिख दूंगा, 95,000 रुपीज। सबसे पहले अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो हमारे लिए क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो क्या आएगा, लॉस आ जाएगा। इधर साफ साफ देखने में पता चल रहा है, 58 और 5 63, 63 और 5 68, 68,000 रुपए ही है, और इधर कितने, 1,03,000 रुपए ऐड कर लो। ठीक है, 1,03,000 रुपए, बड़ा टोटल हम दोनों कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, 1,03,000 रुपए, और 1,03,000 रुपए से जब मैं 63 और 5 68,000 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 35,000 रुपए। तो 35,000 रुपए आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और एक बात फिर सुन लो, ट्रायल बैलेंस के बाहर से आप कुछ भी डालोगे तो उसकी 2 इफेक्ट लोगे आप। पहला आपने इधर क्या इफेक्ट लिया है, डेबिट लिया है, तो दूसरी जगह पे क्या लोगे, क्रेडिट लोगे। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका कहा आ जाएगा, पीएनएल में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा, 35,000 रुपए। ठीक है, चलिए क्या लिख दूं मैं इधर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब इसकी मैं टोटलिंग कर रहा हूं, इसमें जो भी प्रॉफिट आएगा इसके बाद हमारे पास वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, नेट प्रॉफिट। टोटल करोगे कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा भाई, हाँ जी, अरे कितना मिलेगा, ये टोटल है, 35,000 रुपए इधर भी आएगा, 35,000 रुपए इधर भी आएगा, 35,000 रुपीज और 35,000 रुपीज। 4500 और 700 कितने होते हैं, ऐसे ही जोड़ के बता दो या वो वाला पैटर्न करोगे, चलो वो वाला पैटर्न करते हैं। ठीक है, थोड़ा सीखने को मिल जाएगा आपको। 0 0 0 0 0 0 0 में कितना ऐड कर दो जो 0 आ जाए, 0 0 0 5 5 10 10 10 में कितना ऐड कर दूं जो 0 आ जाए, भैया 10 में तो लास्ट में 0 होता है तो 0 ऐड कर दूंगा,
तो 10 का 10 ही रहेगा, ऊपर क्या चढ़ जाएगा आपका 1 चढ़ जाएगा। 1 + 5 6, 6 + 7 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19 और 3 19 और 3 21, 22, 22 और 6 28, 28 और 1 29। ठीक है, 29 में मैं कितना ऐड करूं जो 30 आ जाए? 1 0 है नीचे देख लो, तो 3 ऊपर आ जाएगा। 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 में कितना ऐड करूं जो आपका 35 आ जाए? 26, 26,100। देखना भाई, ये आपका नेट प्रॉफिट 26,100 रुपये। और प्रॉफिट आपका किसको जाके मिलता है? मालिक को मिल जाता है। ठीक है, और मालिक के पैसे को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ओनर्स फंड। तीसरा नाम कैपिटल। ठीक है, चलिए इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। ड्राइंग्स हमारी नील है, तो 38,000 भी मैं नीचे लिख दूंगा, और 38,000 के नीचे मैं लिखने जा रहा हूँ इधर कितना है आपका? 26,100। 26,100 ये है आपका नेट प्रॉफिट। 26,100 और 38,000 कितना हो जाएगा? 0 0 1 8 और 6 14, 14 और 1 3 4 4 और 2 6 64,100 रुपए। अब बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी का टोटल आ गया तो समझ लो आपने सही किया है। अगर टोटल नहीं आया तो मान के चलना मैंने फिगर में कोई गलती करी है, कॉन्सेप्चुअल तो कुछ गलत है नहीं। ठीक है, चलो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 और 5 6 6 और 3 9 9 और 5 14 14 और 1 5 5 और 8 13 13 और 2 15 15 और 5 20 20 नीचे आ जाएगा, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 और 6 8 8 और 1 9। देखना 90,400 ये क्या? ठीक है, 90,400 ये मैच कर लो जी आंसर। 0 0 0 0 0 0 0 0 5 और 8 13 13 और 1 14 14 14 ही रहेगा 14, फिर 1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 1 और 4 5 5 और 7 12 12 और 12 और 8 20 2 आ जाएगा आपकी पांचवी संख्या पे, 2 और 1 3 9 तो सबको पता है 9 तो मैं डालूंगी 90,400 देगा। ठीक है, 9 तो सबको पता है, इतने जोश में आंसर बोल दे। ठीक है, 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 1 5 5 और 4 9 90,400। यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल आपका फाइनल हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट है? यह पहली क्लास थी इसलिए एक क्वेश्चन कराया मैंने। ठीक है, अगली क्लास से इसमें 2 क्वेश्चन लपेट दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आप जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो डाल देंगे कोई नहीं। अच्छा रिकॉर्डिंग रुकी तो नहीं? चलो क्लियर है रिकॉर्डिंग।